बेटा जब पानी आपको दे दो तो। चलिए हम लोग संसद की जो प्रक्रिया चल रही थी और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें विधायी प्रक्रिया के विषय में भी हम लोगों ने चर्चाएं कर ली है। अब देखिए जो संसद है उस संसद को चलाने के लिए संसद की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसे संसदीय प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है कि संसद की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, संसदीय प्रक्रिया। आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, इसकी कार्रवाइयाँ और किस तरीके से अपने सदन को संचालित करना है, इसके कार्यक्रम क्या है, इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। उस व्यवस्था का संचालक मुख्यतः कौन होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है। लोकसभा का संचालक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का संचालक वहां का सभापति। तो अपनी कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, उसके लिए समय का सामंजस्य किस प्रकार से उसको करना है, विधायी कार्य को कैसे पूरा करना है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संसदीय प्रक्रिया, ठीक है। तो संसदीय प्रक्रिया में कुछ शब्दावलियां ऐसी हैं जिसको आप दिमाग पे रखे रहिए कि वहां से हो सकता है प्रश्न आपके आ जाए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे संसद है, संसद में लोकसभा राज्यसभा आती है। अगर लोकसभा की बात कर ले हम, तो कार्रवाई जब किसी दिन प्रारंभ होगी तो कार्रवाई के उपरांत जो है क्या पहले क्या होगा, किस तरीके से उसकी चर्चाएं परिचर्चाएं, उस पर कार्य करने में कौन सी व्यवस्था लागू होगी, ये कैसे निर्धारित होगी, ठीक है। तो वो सदन क्या करता है, सदन की जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, सदन की कार्य मंत्रणा समिति, ठीक, ये अस्थाई समिति होती है। यह समिति सदन की पूरी कार्रवाइयों को, उसके चर्चाएं परिचर्चाएं और कब कौन सी चीज करनी है, यह कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से सदन करता है, ठीक है। और इस कार्य मंत्रणा समिति का जो पदेन सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो उस सदन का अध्यक्ष होता है, ठीक है। यह हमारी अस्थाई समिति है। हम समितियों पे बाद में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी समितियां हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार की समितियां हैं, एक अस्थाई समिति है और एक तदर्थ समिति है, ठीक है। तो हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले सदन की कार्रवाई कैसे प्रारंभ होगी, ठीक है। तो हम जो है सदन की जब बैठक की शुरुआत होती है तो बैठक के प्रारंभ का जो काल होता है वह काल संसदीय प्रक्रिया के तहत प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, प्रश्नकाल, ठीक। इसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। और इस प्रश्नकाल का जो समय होता है वो आपका 11 से 12 बजे के बीच, ठीक। सुबह 11 से 12 बजे के बीच जो कार्रवाई प्रारंभ होती है वो प्रश्नकाल से प्रारंभ होती है और प्रश्नकाल का जो समय होता है वह 11 से 12 बजे के बीच होता है, ठीक है। अब इस प्रश्नकाल में क्या होता है, इस प्रश्नकाल में संसद के सदस्यों द्वारा प्रश्न जो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले के जो प्रश्न होते हैं वह इस प्रश्नकाल में उठाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्नकाल में जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न होता है आपका तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, यानी कि प्रश्न के सामने एक स्टार अगर बना दिया जाता है, एक तारा बना दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है,
आपका तारांकित प्रश्न हो जाता है। ठीक। और एक दूसरा प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। ठीक। इस पे स्टार नहीं बनाया जाता ऐसे प्रश्न के सामने। तो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? यह प्रश्न संसद के जो सदस्य होते हैं वह आपके मंत्रियों से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। किस किस विधि के द्वारा? एक तारांकित विधि के द्वारा, एक अतारांकित विधि के द्वारा। तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिए जाते हैं। ठीक है। और जब मौखिक रूप से उत्तर दिया जाएगा तो उस उत्तर से पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे बातचीत के दौरान में आपने कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न पर तारांकित प्रश्न वो है तो सदन में उसका उत्तर क्या देगा? वो सदस्य मौखिक रूप से उसका उत्तर देगा और उससे आप जो है पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? तारांकित से। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं जिसमें स्टार नहीं लगा होता है उस प्रश्न के उत्तर जो है वह सदस्य जो है लिखित रूप से देता है। लिखित रूप से। ठीक है। अतारांकित प्रश्न। और यहां पर आपके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है। और यहां क्या है? आपके मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। और फिर क्या है? पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि पूरक का अर्थ क्या है कि यानी कि उस प्रश्न से जो उत्तर दे रहा है उस उत्तर से भी अगर आपको कोई प्रश्न बन सकता है तो वह पूरक प्रश्न कहलाता है। ठीक है। तो ये दोनों भेद आपने समझ लिया होगा। प्रश्न काल के दौरान किसी लोक महत्व के मामले में संसद के जो आपकी सरकार है, सरकार के सदस्यों से कोई प्रश्न जो पूछा जाता है, ठीक है, वह प्रश्न काल में पूछा जाता है। दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। तारांकित में मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्न, और अतारांकित में लिखित उत्तर और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है। ये चीज आप देख लीजिए। आप नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, संसद की जो संसदीय प्रक्रिया है वो आपके आर्टिकल 118 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 118। ठीक है। संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख, संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक प्रकार के और प्रश्न होते हैं। उस प्रश्न को कहा जाता है कि अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। ठीक। वो प्रश्न क्या होते हैं? जैसे सदन में कोई प्रश्न अगर पूछना हो किसी सदस्य को, वो कम से कम 10 दिन पहले अध्यक्ष को सूचित करेगा। ठीक है। वो 10 दिन पहले, जैसे प्रश्नकाल के दौरान भी अगर प्रश्न पूछना हो तो वो 10 दिन पहले अध्यक्ष को सूचित करेगा कि हमको प्रश्न पूछना है, इन सदस्य सरकार के इस सदस्य से हमें उत्तर चाहिए, और उसी में तारांकित अतारांकित हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी विषय आ सकता है, कोई ऐसा भी मामला आ सकता है जहां पर कम समय में भी उसको प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता होती है, तो उसको कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। यानी कि
10 दिन से कम समय में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक, और इसको आदेशित कौन करेगा ऐसे प्रश्न पूछने के लिए? जब ये सदस्य मांग करेगा कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विषय है, लोक महत्व का विषय है, अविलंबनीय विषय है, तो हमको आप आदेश दीजिए कि अल्प सूचना के तहत हमें सरकार से प्रश्न पूछने का। तो इसको सरकार का सदन का अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति, ठीक, यह अल्प सूचना के लिए उसको आदेशित करेगा और वह अल्प सूचना का प्रश्न हमें प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक अल्प सूचना वाले प्रश्न हो गए, और दूसरे 10 दिन जो सामान्य प्रक्रिया वाले हैं, जिससे 10 दिन की समय की अवधि में उसको आदेशित किया जाता है, वह 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। ये बात हुई। उसके बाद हम आते हैं, सदन की कार्रवाई का एक शब्दावली है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। अब देखिए आधे घंटे की चर्चा क्या होती है? जब सदस्य के द्वारा किसी मिनिस्टर से या सरकार से जो प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न में भी कोई और भी चीजें जानकारी की आवश्यकता होती है उस सदस्य को, तो वो क्या करता है, फिर अनुरोध करता है सदन से, सदन के अध्यक्ष से, कि हमको इस विषय में कुछ और जानकारियां हमें चाहिए। तो वो क्या करता है कि उसी तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्नों के मामले में, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा करवाता है। अब देखिए, तारांकित और दूसरा अतारांकित और तीसरा अल्प सूचना वाला प्रश्न। ठीक, इन तीनों प्रश्न के मामले में अगर सदन के सदस्य को किसी प्रकार की और जानकारी की जरूरत हो, तो वह पुनः आग्रह करेगा सदन के अध्यक्ष से और कहेगा कि हमको इस बातों का भी उत्तर चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आधे घंटे की चर्चा करवाएगा, और आधे घंटे की चर्चा में यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू होंगे, और वह चर्चा होती है सामान्यतः सदन की कार्रवाई 5 बजे समाप्त होती है, तो 5 से लेकर 5 से 5:30 के बीच ठीक है, यह चर्चा होगी। और लोकसभा में इसके लिए 3 दिन नियत किए गए हैं, एक सोमवार, दूसरा बुधवार और तीसरा शुक्रवार, यानी कि अल्टरनेट डे पे आप देख रहे हैं। ठीक है, सोम बुध शुक्र, ये कहां पर, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए यह दिन नियत किए गए हैं। ठीक है, एक सोम, दूसरा बुध, तीसरा शुक्र। और राज्यसभा में इसे सभापति नियत करता है। सभापति नियत करता है कि किस दिन आधे घंटे की चर्चा हो। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए भाई, सदन की कार्रवाई के विषय में कुछ क्लियर हुआ? जी सर।
प्रशांत जी, हाँ सर। जी सर, बहुत बढ़िया। हमने कहा जो संसदीय प्रक्रिया है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विषय में कुछ चर्चा क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। एक तो आपको प्रश्नकाल के विषय में हो गया। प्रश्नकाल से संबंधित 3 बातें, एक तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न, और उसी से संबंधित आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा लोग सर, लिखित उत्तर तारांकित में दिया जाता है कि अतारांकित में? देखिए, अतारांकित में लिखित उत्तर दिया जाता है और तारांकित वाले प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है। जी सर, ठीक है, चलिए। और आधे घंटे की चर्चा को भी दिमाग में रख लीजिएगा कि आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। वह 3 दिन, सोम, बुध और शुक्र लोकसभा में और राज्यसभा में जब वो सभापति उसको नियत करे। ठीक, ये तो प्रश्नकाल का हो गया। प्रश्नकाल टाइम क्या है? 11 से 12। ठीक, दूसरा एक शब्द संसदीय प्रक्रिया का है शून्यकाल। शून्यकाल का पीरियड आप लोग बता सकते हैं? सर 12 से 1 PM। कब? सर 12 से 1। वेरी गुड। इसका उल्लेख कहाँ पे है? भारत में ही सर, बाकी कहीं नहीं है। नहीं, संविधान में इसका उल्लेख किस जगह पे है? बताएं। सर भाग 5 में है शायद। प्रशांत जी, प्रशांत, जी सर। हमने कहा कि शून्यकाल का उल्लेख संविधान में किस जगह पे है? कहीं पर नहीं सर। हाँ, कहीं पर भी नहीं है। कहीं नहीं है। जी नहीं, ये समाचार पत्रों या उसकी देन है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप अपने को म्यूट कर लिया करें, बच्चों की आवाज जो है आपके यहाँ काफी आती है। पड़ोस में ही है कमरा और वहां पर रहते हैं, पूरा वो आवाज आती रहती शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। हाँ, थोड़ा सा आप एकांत कर लिया करें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है प्रशांत जी। देखिए, आधे शून्यकाल का हमारे संविधान में कहीं भी उसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता संसदीय प्रक्रिया में। ठीक है, शून्यकाल नाम कब दिया गया? चूंकि 12 बजे से शुरू होता था, और दूसरा जैसे कि कहते हैं पूर्वाह्न अपराह्न। ठीक है, तो ये 12 बजे से शुरू हो जाता है, तो इसलिए समाचार पत्रों द्वारा इसका नामकरण किया गया, क्या? शून्यकाल। ठीक है, अब देखिए, प्रश्नकाल में तो होता है कि पूर्व सूचना देने पर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहां क्या है, पूर्व सूचना नहीं दी जाती है और अविलंबनीय लोक महत्व का कोई मैटर हो जाता है तो क्या करते हैं, शून्यकाल में उस मैटर को उठा देते हैं। ठीक है, और इसका टाइम आप कब से कब है? 12 से 1 बजे तक। यहां क्या है, बिना पूर्व सूचना के पूछे जाने वाले अविलंबनीय लोक महत्व के मामले, अंतर सिर्फ यही रखिएगा कि प्रश्नकाल में पूर्व सूचना से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ बिना पूर्व सूचना के सदन के अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है, यह 12 से 1 इसका टाइम है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। उसके बाद सदन की कार्रवाई का एक प्रश्न होता है व्यवस्था का प्रश्न। ये दोनों क्लियर हुआ? विशाल जी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, प्रश्न काल में पूर्व सूचना, शून्य काल में बिना पूर्व सूचना। प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना के लिए आधे घंटे की चर्चा। वो लोकसभा में 5 से 5:30 दिन, सोम बुध शुक्र। राज्यसभा में जो सभापति नियत करे उस दिन। ठीक है, यहाँ शून्यकाल में क्या है, टाइमिंग 12 से 1 और बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर अगर कोई विषय आ जाता है तो यह सदन का सदस्य इस मामले को शून्यकाल में उठा सकता है। और शून्यकाल नामकरण समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया था। ठीक है सर, लोकसभा में इसकी टाइमिंग क्या होगी जी? लोकसभा में बेटा 12 से 1। 12 से, और इसमें 5 से 5:30 के बीच। नो, आप यहाँ देखिए, आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं। आधे घंटे की चर्चा, आप इससे देखिए, आधे घंटे की चर्चा 5 से 5:30 के बीच लोकसभा में शुक्र बुध और सोम बुध और शुक्र। ठीक, ये आधे घंटे की चर्चा की बात है। राज्यसभा में आधे घंटे की चर्चा क्या है, इसके लिए 5 से 5:30 रहेगा, लेकिन दिन कौन नियत करेगा, ये सभापति नियत करेगा। और लोकसभा में पहले से नियत है कि आधे घंटे की चर्चा आपको सोम बुध और शुक्र को ही होगी। ठीक है, अब आते हैं एक व्यवस्था का प्रश्न। संसदीय प्रक्रिया के तहत एक प्रश्न होता है व्यवस्था का प्रश्न। देखिए, जब संसद की कार्रवाई चल रही हो तो संसद का कोई भी सदस्य, ठीक है, अगर किसी नियम का उल्लंघन, संसदीय कार्य के जो नियम है उसका अगर उल्लंघन हो रहा हो तो संसद का सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। और जब व्यवस्था का प्रश्न उठ जाता है, ठीक है, तो इस पे चर्चा करने के लिए सदन का अध्यक्ष अनुमति देता है। ठीक है, और सारे कार्य रोक दिए जाते हैं और सिर्फ व्यवस्था के प्रश्न पर ही चर्चा होती है, और जो विधायी संबंधी कार्य होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। और ये व्यवस्था का प्रश्न तब तक चलता रहता है जब तक उसके उत्तर का समाधान नहीं हो जाता, उसको बीच में ब्रेक नहीं किया जाता। यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है, अगर उसमें किसी सदस्य को कोई बात, किसी बात के उल्लंघन का मामला उसे समझ में आता है तो वह सदन के अध्यक्ष से अनुरोध करता है कि यह व्यवस्था के उल्लंघन का प्रश्न है और इस पर चर्चा मैं कराना चाहता हूँ। ठीक है, और इसकी जब अनुमति अध्यक्ष दे देता है तो सारे कार्य रोक के व्यवस्था के प्रश्न पर ही चर्चा होती है, और चर्चा तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि उसका उत्तर का निराकरण नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब हम आते हैं आपके संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया के बाद संसदीय प्रस्ताव। संसदीय प्रस्ताव, ठीक। अब संसद के द्वारा जितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं वो संसदीय प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको पहले मैंने एक बताया है कि एक प्रस्ताव आपका होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव।
ये दो प्रस्ताव के विषय में आप लोग जानकारी हो। अब तीसरा एक होता है धन्यवाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक, एक ये हो गया। एक प्रस्ताव आपको मिलेगा विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक, एक प्रस्ताव आपको मिलेगा कार्य स्थगन प्रस्ताव, स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। ठीक, एक प्रस्ताव आपको मिलेगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, एक प्रस्ताव आपको मिलेगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण आपके प्रस्ताव है। विशेषाधिकार और ध्यानाकर्षण, और ठीक है, इस पे आप इस प्रस्ताव को आप लिख लें। इसके बाद इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है विश्वास प्रस्ताव। हाँ, इस पे एक और लिख लीजिए, मूल प्रस्ताव। पहला विश्वास प्रस्ताव देखिए, जब सरकार का गठन होता है तो सरकार को यह कहा जाता है कि वह सदन में अपने बहुमत को सिद्ध करे। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, और सदन से विश्वास मत हासिल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो यह प्रस्ताव सदन, जब आपको राष्ट्रपति को लगता है कि अब सरकार की गठन के बाद इस प्रस्ताव को पेश करके सदन का मत हासिल करना होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसकी आज्ञा देता है, किसको? प्रधानमंत्री को कहता है कि आप सदन में अपने बहुमत को सिद्ध करें। ठीक है, एक तो तब होता है कि जब सरकार गठन हो जाता है, उसके तुरंत बाद विश्वास प्रस्ताव होता है, और एक यह विश्वास प्रस्ताव, हाँ, और दूसरा क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव तब होता है कि जब विपक्ष के लोगों के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और राष्ट्रपति से इसकी मांग की जाती है, तो विपक्ष की तरफ से क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उस पे सदन पर चर्चा होती है, और यहाँ भी सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। तो पहला आप विश्वास प्रस्ताव को देखिएगा कि यह सरकार की तरफ से लाया जाता है, इसे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के कोई सदस्य पेश करते हैं और सदन में ये अपना बहुमत सिद्ध करते हैं। ठीक है, और यह प्रस्ताव कहां पे लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक, दूसरा आपका प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। यह विपक्ष के द्वारा है, विपक्ष के द्वारा लाया गया प्रस्ताव। ठीक, और अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष के द्वारा लाया जाता है तो इस प्रस्ताव के पास होने पर, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार आपकी गिर जाएगी, सरकार अपने उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, नहीं पास हुआ, तो सरकार बनी रहेगी। लेकिन ये लाया किसके द्वारा जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया गया है। और इधर कहां लाया जाता है? यह सत्ता पक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा।
ठीक है, ये 2 प्रस्ताव देख लिए। तीसरा प्रस्ताव आपका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ठीक है, इस प्रस्ताव में क्या होता है कि सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण को देता है, भाषण। और वो भाषण किसके द्वारा? सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की विवेचना, उस पर संक्षिप्त विवरण होती है, विवेचना तो नहीं, संक्षिप्त विवरण होता है, अभिभाषण प्रस्ताव। ठीक है, जब अभिभाषण दिया जाता है तो सरकार राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है और वह धन्यवाद प्रस्ताव लाती है। ठीक है, यानी कि सरकार के गठन के बाद दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है और वह अभिभाषण का विषय क्या होता है? सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का संक्षिप्त विवरण। और जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे लेता है तो उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है सरकार की तरफ से और उसके प्रति कृतज्ञता या उसको ज्ञापित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है कि जब विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख आर्टिकल 101 में दिया गया है, 101 अनुच्छेद में। और इस पर क्या होता है कि जब संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है, ठीक, तो वह विशेषाधिकार प्रस्ताव सदस्य के द्वारा लाया जाता है। यदि कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे संसद के सदस्य लोकसभा के सांसद हैं या उस सांसद का अपमान किसी के द्वारा किया गया हो या अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी, ठीक है, प्रोटोकॉल के तहत उसको सम्मान नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जाता है और यह प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का जो हनन किया जाता है उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत संसद की कार्रवाई अगर चल रही हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर कार्रवाई चल रही हो और उसी समय किसी विशेष महत्व की किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रीय महत्व पर राष्ट्रीय मतलब स्तर पर किसी विशेष स्थिति का ज्ञान होता है और उस पर चर्चा आवश्यक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसे काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। और काम रोको प्रस्ताव जो है कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा 50 सदस्यों के अनुमोदन पर, ठीक है, यह प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस समय सदन की कार्रवाई को ठप करके उस विशेष परिस्थिति या विशेष स्थिति जो भी उत्पन्न हुई हो उस पर चर्चा की जाती है। इसको काम रोको या कार्य स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक, और देखिए ये प्रस्ताव जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करीब करीब जो है एक ही तरीके के हैं दोनों। इस कार्य स्थगन प्रस्ताव की जो शुरुआत होती है वो 1953 में होती है। ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है उसकी शुरुआत 1954 से शुरू होती है। ठीक है, ये कार्य स्थगन प्रस्ताव जब से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है तब से कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत कार्रवाई कम हो गई है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कार्रवाई का प्रचलन हो गया है। ठीक है, ध्यानाकर्षण में भी जैसे शब्दावली से ही प्रकट होता है कि किसी मैटर की तरफ संसद का ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और करीब करीब कार्य स्थगन प्रस्ताव भी या काम रोको प्रस्ताव भी संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो यह प्रस्ताव की शुरुआत होती है 1954 से
और यह 1953। ठीक है। अब इसके बाद मूल प्रस्ताव के पहले हम दो प्रस्ताव की चर्चा और करेंगे। एक आपका है निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और दूसरा आपका है कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ठीक, देखिए ये दोनों प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं, विपक्ष के द्वारा। ठीक, निंदा प्रस्ताव ये होता है कि जब सरकार की किसी नीतियों की या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के कार्यों की निंदा करनी हो, ठीक है, कि नियम विरुद्ध ये कार्य कर रहा है, जब उसकी निंदा करनी हो तो यह निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। और इसी तरीके से कटौती प्रस्ताव है। कटौती प्रस्ताव भी बजट जब सरकार के द्वारा पेश किया जाता है तो उस बजट को सदन के द्वारा पास करवाया जाता है। ठीक है। और बजट को पास करवाने के बाद जब उस पर चर्चाएं चल रही हो तो विपक्ष के द्वारा उस बजट को अगर पारित नहीं होने देना है तो वह कटौती प्रस्ताव लाता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा आपका है अर्थगत कटौती प्रस्ताव, और तीसरा आपका है प्रतीक कटौती प्रस्ताव। ठीक है। हम इसको लिख देते हैं, आप लोग आगे नोट कर लीजिएगा। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। सर आपका वीडियो म्यूट हो गया लग रहा है। वीडियो म्यूट हो गया सर, अभी सही हुआ। अच्छा। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा आपका है अर्थगत कटौती प्रस्ताव, तीसरा आपका है प्रतीक कटौती प्रस्ताव। जब सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है और बजट सदन के द्वारा पारित कराने का प्रयास किया जाता है तो यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। और यह एक तो है कि किसी नीतिगत क्या है कि किसी विशेष सेवा के लिए सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है उस नीति के विरुद्ध अगर सदन या विपक्ष उससे सहमत नहीं है तो उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में मतलब प्रतीक के रूप में 1 रुपए की कटौती की जाती है। ठीक, एक ये प्रस्ताव हो गया। दूसरा ये हो गया अर्थगत कटौती, यानी कि जब किसी कार्य के लिए सरकार के द्वारा आवंटित धनराशि, ठीक, उसमें कमी करने की चेष्टा विपक्ष के द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं अर्थगत कटौती प्रस्ताव। ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि परिवार नियोजन के कार्य के लिए विपक्ष सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए व्यय करने की बात की गई और इस प्रस्ताव पर के द्वारा अगर इस रुपए को कम करने की बात विपक्ष कर रहा है तो यह कटौती प्रस्ताव लाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से प्रतीक प्रस्ताव है, यह 100 रुपए की कटौती इसमें की जाती है।
100 रुपए की कटौती, 100 रुपए की कटौती। ठीक, ये तीनों कटौती प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद, ये तीनों प्रस्ताव के पारित होने के बाद सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब इतना ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाएगी, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाएगी, कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब हम प्रस्तावों की एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। एक है काम रोको प्रस्ताव, ठीक, कार्य स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा आपका विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, चौथा है आपका निंदा प्रस्ताव, पांचवा आपका कटौती प्रस्ताव, छठा है विश्वास प्रस्ताव, सातवां है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इस तरीके से। और इसके साथ साथ एक प्रस्ताव होता है मूल प्रस्ताव कहा जाता है। मूल प्रस्ताव में 3-4 बातें शामिल होती हैं। मूल प्रस्ताव, ठीक, मूल प्रस्ताव के अंतर्गत एक बात ये शामिल होती है कि जब सदन के अध्यक्ष आबलिक उपाध्यक्ष का चुनाव करना हो, ठीक, या अध्यक्ष आबलिक उपाध्यक्ष को हटाना हो, या तो चुनना हो तब प्रस्ताव लाया जाएगा, या तो हटाना हो तब प्रस्ताव लाया जाएगा, तो यह मूल प्रस्ताव का हिस्सा कहलाएगा। ठीक है। दूसरा जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव, यह भी मूल प्रस्ताव कहलाता है। ठीक, और एक जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह भी मूल प्रस्ताव का हिस्सा होता है। आपका धन्यवाद प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और सदन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाने जैसे जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव में आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप एक काम और करिएगा कि ये मूल प्रस्ताव में एक और बात आती है, अविश्वास प्रस्ताव भी इसमें शामिल होता है। अविश्वास प्रस्ताव ये किसमें आ जाते हैं, मूल प्रस्ताव के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है। इतने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। अब सदन की जो कार्रवाई होती है, सदन की कार्रवाई में दो विधान आप जानते रहिए, दो नियम आप जानते रहिए। एक नियम होता है नियम 184 और एक नियम होता है नियम 193 और भी नियम है, लेकिन ये दो नियम आप जानते रहिए सदन की कार्रवाई। नियम 184 के द्वारा सरकार हमेशा मतलब बहस कराने से बचने की कोशिश करती है। अगर सदन का अध्यक्ष यह कह दे कि इस पे जो बहस होगी वो नियम 184 के तहत होगी किसी मैटर पर, तो सदन को उस पे मतदान कराना होगा। और कभी सरकार नहीं चाहती कि किसी मैटर पे मतदान हो, और मतदान में अगर सरकार के खिलाफ हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। इसलिए नियम 184 के तहत वो हमेशा बहस कराने के लिए बचती है। और विपक्ष बार बार कहता है, विपक्ष कहता है कि आप इस बहस को नियम 184 के तहत कराएं। लेकिन यह डिपेंड करता है सदन के सभापति पर, सदन के अध्यक्ष पर, वो किस नियम के तहत संसद में वाद मतलब बहस करवाए। दूसरा ये होता है नियम 193।
इस नियम के तहत किसी भी मैटर पर सदन में वाद विवाद होता है, बहस होता है, लेकिन मतदान नहीं होता, मतदान नहीं। और यहाँ क्या है, मतदान 184 के तहत मतदान होता है और 193 के तहत मतदान नहीं होता। ठीक, तो इस नियम के तहत बहस कराने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है, सरकार तैयार रहती है। और विपक्ष क्या करता है, विपक्ष सोचता है कि नियम 184 के तहत हो और जिससे मतदान हो और किसी तरीके से अगर सरकार गिर जाए तो हमारे लिए ठीक रहेगा। इस तरीके से विपक्ष हमेशा 184 की बात करता है और सरकार कहता है कि 193 के तहत आप किसी भी मैटर पर चर्चा करा लीजिए। जैसे मणिपुर का मैटर हुआ, ठीक है, या किसानों के से संबंधित मुद्दे पर कहीं भी अगर चर्चा हुआ तो सदन में अगर ये सब चर्चाएं हो रही हैं तो नियम के तहत चर्चा होगी, ठीक है। या अध्यक्ष प्रूफ करेगा, कहेगा कि इस नियम के तहत हम चर्चा के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। 184 अगर होगा तो मतदान होगा अंत में, ठीक, और 193 अगर होगा तो मतदान नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके सदन की पूरी कार्रवाइयां चलती हैं और सदन अपने कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है। अब सदन की कुछ समितियां हैं, उस समितियों पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो सदन की समितियां हैं वो मिनी सदन के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट डालिएगा संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, ठीक। यह दो प्रकार की समिति होती है, एक होती है अस्थाई समिति, अस्थाई समिति परमानेंट कमेटी होती है, और दूसरा होती है एडहॉक यानी कि अस्थाई समिति, इसको तदर्थ कहते हैं, तदर्थ समिति, तदर्थ, ठीक है। देखिए अस्थाई समिति जो होती है, तदर्थ समिति को अभी हम छोड़ देते हैं। तदर्थ समिति में दो प्रकार की होती हैं, एक तो अस्थाई होती है, इसमें जो है प्रवर संयुक्त प्रवर, संयुक्त प्रवर समिति, और दूसरा तदर्थ समिति में क्या होता है कि किसी मामले की छानबीन के लिए, किसी मामले के लिए गठित समिति, यह आपके तदर्थ समिति में आते हैं, ठीक है। तदर्थ समिति में प्रवर और संयुक्त प्रवर। प्रवर समिति क्या होती है कि सदन के में अगर किसी विधेयक पर चर्चा हो रही हो, उस विधेयक पर कोई पेच फंसा हुआ हो, तो सदन क्या करता है, उसे प्रवर समिति को दे देता है। प्रवर समिति में जो शामिल होते हैं उस पर चर्चा करके उसकी कमी को, उसकी अच्छाइयों को और उसमें क्या संशोधन किया जाए, इसकी चर्चा करता है। अगर एक सदन करेगा तो जैसे लोकसभा की प्रवर समिति हो गई और राज्यसभा की प्रवर समिति हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसे भी मुद्दे आते हैं कि जिसमें दोनों की समितियों की एक साथ गठित किया जाता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त प्रवर समिति कहा जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। ये तो एडहॉक समिति हो गई, तदर्थ समिति हो गई। उसके बाद जो अस्थाई समिति है, उस अस्थाई समिति में पहली बात तो अस्थाई समिति का जो गठन होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए, ठीक। और इस अस्थाई समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति। और इस वित्तीय समिति में 3 प्रकार की समितियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। हम अभी और चर्चाएं करेंगे वित्तीय समिति के साथ साथ। आप देख लीजिए विभागीय समिति, विभागीय समिति, उसके बाद आपका
सेवा समिति, सेवा समिति, और फिर आपका सेवा समिति के साथ विभागीय समिति, सेवा समिति, और विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, और फिर इसके बाद विशेषाधिकार के बाद आपके कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, और फिर इसके साथ साथ अनुसूचित जातियों ऑब्लिक जनजातियों से संबंधित समिति, इस प्रकार की समितियां आपके अस्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं। इस अस्थायी समिति में आपको सिर्फ जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो वित्तीय समिति के विषय में है। वित्तीय समिति के अंतर्गत 3 प्रकार की समितियां बनती हैं। एक समिति आपकी यहाँ पर वित्तीय समिति में, वित्तीय समिति 3 प्रकार की समितियां। एक समिति का नाम है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। दूसरी समिति आपकी है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, और तीसरी आपकी है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, उपक्रम संबंधी समिति। ठीक, कमीशन के द्वारा अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है शेष समितियों के विषय में तो कभी नहीं आया है। आपकी इन्हीं समितियों के विषय में जो वित्तीय समितियां होती हैं, ठीक है, और इन्हीं समितियों के विषय में हमेशा प्रश्न पूछ आए हैं, इसलिए आप इस पर विशेष निगाह रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो प्राक्कलन समिति है, दूसरा लोक लेखा समिति है, और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। प्राक्कलन समिति जो है इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य रहते हैं। लोकसभा, यहाँ क्या है, लोक लेखा में लोकसभा और राज्यसभा दोनों, राज्यसभा, यहाँ भी आपके लोकसभा और प्लस राज्यसभा। ठीक है, प्राक्कलन में सिर्फ लोकसभा, यहाँ लोकसभा राज्यसभा, यहाँ लोकसभा राज्यसभा। प्राक्कलन में सदस्यों की संख्या होती है 30, लोक लेखा में सदस्यों की संख्या होती है 22, और 22 में जो बटे होते हैं लोकसभा के होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। ठीक है, और इसी तरीके से सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7। ठीक है, यहाँ 30 सदस्य होते हैं, यहाँ 22 समिति होते हैं, यहाँ 22 समिति होती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहनें कही जाती है। इसको क्या नाम दिया गया है, जुड़वा बहन। ठीक है, दोनों प्राक्कलन और लोक लेखा समिति को अभी हम चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है। पहली बात कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये मिनी संसद की तरीके से काम करती है। इस सदस्य में सरकार के तरफ से शामिल कोई व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है वो इसका सदस्य नहीं बन सकता, न प्राक्कलन का बन सकता, न लोक लेखा का बन सकता है, न सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का बन सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो चुनाव की विधि वही होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और
एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है, यह इसके द्वारा होता है। लोक लेखा समिति में क्या होता है, लोक लेखा समिति में चूंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्य का नाम सभापति निर्दिष्ट करता है कि इन व्यक्तियों को इस समिति में शामिल कर। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति में क्या होता है, यहाँ भी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, और राज्यसभा के सदस्यों के जो सदस्य होते हैं उनको नामित किया जाता है उसके सभापति के द्वारा। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो वित्तीय समिति होती है, ठीक है, वह बजट के बाद समस्त आय व्यय जो होते हैं, जो बजट में प्रस्तुत किया जाता है, उसका आकलन करती है। ठीक है, और उस पे अपना अनुमोदन प्रकट करती है, कहती है कि हाँ, जांच करके ये क्लियर करती है कि जो आय व्यय का जो हिसाब दिया गया है, जो सरकार के द्वारा कहा गया है कि ऐसे ऐसे मद में हम खर्च करेंगे, सारी ये जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है, और यह रिपोर्ट लोकसभा का अध्यक्ष पटल पर रखवाता है। ठीक है, यह प्राक्कलन समिति होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति क्या होती है, जब आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा राज्य सरकार, भारत सरकार या स्थानीय सरकार के अंतर्गत आय व्यय के हिसाब का जो जिक्र किया जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, उस पे अपनी रिपोर्ट यह प्रदान करती है। ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक उपक्रम संबंधी भी रिपोर्ट देता है। ठीक है, कि सार्वजनिक उपक्रम जैसे मान लीजिए वेल है, गेल है, ठीक है, जो एनटीपीसी है, ये सब जो सार्वजनिक उपक्रम है उससे संबंधित जो आय व्यय और जिस तरीके से विधियां अपनाई गई है उसके प्रोग्रेस के लिए उस पे अपनी रिपोर्ट देता है। तो यह दोनों लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समिति की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, और उस रिपोर्ट पर यह समिति अध्ययन करती है कि वह रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है, और फिर यह अपना प्रतिवेदन, उसके प्रतिवेदन को पटल पर रखवाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों समितियों के विषय में आप जानते रहिए, और जो शेष समितियां हैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए आप उसको जाने दीजिए, सिर्फ नाम आप जानते रहिए कि कौन कौन सी है। कार्य मंत्रणा समिति है, विशेषाधिकार समिति है, नियम समिति है, याचिका समिति है। ठीक है, सिर्फ आप इसको नाम जानते रहिए, लेकिन इसके संबंध में आप जानते रहिए, और इसको जुड़वा बहने कहा जाता है, प्राक्कलन और लोकलेखा समिति को। ठीक है, तो आज हम समितियों के संबंध में, प्रस्तावों के संबंध में और सदन के कार्यवाहियों के संबंध में आज हम लोगों ने चर्चा की है। आज यहाँ पर करीब करीब मुझे लग रहा है कि संघ के समस्त संबंधी जो कार्य है, अभी यहाँ पे न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो सारे संबंधों पर हम लोगों ने उसके कार्यों पर चर्चा की, उसके पदाधिकारियों पर चर्चा की, सदन के कार्यवाहियों पर चर्चा की। एक चीज और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 3 अनुच्छेद और एक अनुच्छेद 121, एक आर्टिकल 122 और एक आर्टिकल है 123, ये तीनों को याद रखिएगा। तीनों का ये है, पहली बात 123 जान लीजिए, फिर आगे 122 पे आइएगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जब सदन की कार्रवाई न चल रही हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति
किसी कार्य को करने के लिए क्या लाता है, आपको पता है? अध्यादेश। अध्यादेश, ठीक है। तो वो ऑर्डिनेंस किसके तहत लाया जाता है? 123 के तहत, ठीक। अध्यादेश जब लाया जाता है तो चूंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग भी हो जाती है, ठीक है। अगर राज्यसभा उस समय उसकी कार्रवाई चल रही हो तो अध्यादेश को राज्यसभा से पारित करवाना आवश्यक हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं चल रही हो तो राज्यसभा लोकसभा के गठन के बाद 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को पारित करवाना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो वह अध्यादेश सिर्फ 6 माह तक प्रवर्तित रहती है और वो अपने आप समाप्त हो जाती है। यह 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक। और दूसरा क्या है, 122 आ जाइए, पहले 121 आ जाइए। 121 में किसी भी न्यायाधीश के विषय में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विषय में महाभियोग कार्रवाई के अलावा अन्य किसी भी तरीके से उस पर कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता, सदन में कोई चर्चाएं नहीं की जा सकती। यानी कि यहाँ पे हमको संविधान के द्वारा न्यायाधीश भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। वो अपने निर्णय को लेकर, ठीक, वह अपने कार्य के लोग लेकर उसकी सदन में किसी प्रकार से चर्चाएं नहीं हो सकती। यह 121 के तहत है। और 122 में क्या कहा गया है कि संसद के अंतर्गत या सदन के अंतर्गत संसद के सदस्यों के द्वारा कहे गए कथनों पर किसी भी प्रकार से न्यायालय विचार नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि 121 में न्यायालय प्रोटेक्ट है और 122 में संसद के सदन के अंतर्गत संसद के सदस्य प्रोटेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ने चेन और एक का अध्यादेश ऑर्डिनेंस 123 के अंतर्गत, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका 124 से उच्चतम न्यायालय प्रारंभ होता है, ठीक है। अब न्यायालय की कार्रवाइयों के विषय में हम लोग इसके बाद कल चर्चा करेंगे। इतनी चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा कार्य